हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ट्यूटोरियल ज्योति डोभाल दिस साइड। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th हिस्ट्री से चैप्टर 6 करवा रही हूँ। चैप्टर नेम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों के रेडी किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट्स इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इन नोट्स के अंदर मैंने आपके लिए 60 to 70 क्वेश्चन आंसर्स कवर अप किए हुए हैं और 46 यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। आपको इन नोट्स को ध्यान से सुनना है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इन नोट्स को, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं यहाँ पर इन नोट्स के थ्रू। तो आपको ये राइट डाउन कीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और इनको लर्न कीजिए, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर चैप्टर नेम है आपका टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अब देखो, जो टाउन्स है ये कौन से टाइम पीरियड के टाउन है? ये मिडिवल टाउन है। अब मिडिवल टाउन क्या है? मतलब मिडिवल हिस्ट्री की ये टाउन्स हैं, मिडिवल हिस्ट्री की ये ट्रेडर्स हैं, मिडिवल हिस्ट्री के ही क्राफ्ट पर्सन हैं। ओके, अब टाउन क्या होता है आपको सबको पता है, टाउन मीन्स शहर या नगर। ओके, अब उस टाइम पर यहाँ पर कैसे टाउन थे इंडिया में? ठीक है, वो टेम्पल टाउन थे या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे या पोर्ट टाउन थे या कमर्शियल टाउन थे? ट्रेडर्स यहाँ पर जो थे वो कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे, कहाँ कहाँ ट्रेडिंग करते थे? ट्रेडर्स यहाँ पर कौन कौन से बाहर से विजिटर्स जो थे फॉरनर, वो यहाँ पर कौन कौन से ट्रेडर आए हैं, क्या क्या उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग की है? और क्राफ्ट पर्सन मीन्स होता है शिल्प कलाकार जो होते हैं, जो शिल्प कला, ठीक है, जैसे क्ले पॉटर्स वगैरह हो गए जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, स्टोन मेसन वगैरह जो पत्थरों पर नक्काशी का काम करते थे। तो ये आपके 3 टॉपिक हैं इस लेसन में, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। और ये तीनों के तीनों मिडिवल टाउन की, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री। अब मिडिवल हिस्ट्री आपने, आपकी जो 7th क्लास की बुक है ना, तो फर्स्ट चैप्टर जो क्या है, पूरी बुक का इंट्रो है उसमें दिया हुआ। और क्या बोला गया है कि 700 से लेके 1750 की आपने हिस्ट्री पढ़नी है। इस हिस्ट्री बुक में 1000 सालों की हिस्ट्री है आपकी, और यही टाइम पीरियड होता है, यही जो टाइम पीरियड है ये हिस्ट्री का मिडिवल टाइम पीरियड है। मिडिवल हिस्ट्री है ये आपकी पूरी की पूरी बुक, मिडिवल हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री है इसमें पूरी बुक में। ओके, इसमें अलग अलग हिस्टोरियंस, जो अलग अलग इतिहासकार है, वो अलग अलग राय अपनी उन्होंने दी हुई है। कोई इस मिडिवल हिस्ट्री को 6th सेंचुरी से 18th सेंचुरी मानता है, कुछ 6th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी, कुछ 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी, कुछ 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी मानते हैं। तो ये एक अलग चीज है, तो आप उस टॉपिक को रहने दीजिए। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो टाउन्स और ट्रेडर्स की बात यहाँ पर हो रही है, क्राफ्ट पर्सन की बात यहाँ पर हो रही है, ये किन कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है? ये मिडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड जो था, उसके टाउन्स, उसके ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन इंडिया में कैसे थे, तो हमने इस चैप्टर में वो पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मैं अब आपको चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अब किसी भी जगह को हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो थंजावुर जो था, जो थंजावुर टाउन था, वो क्या था? कैपिटल थी चोला राजाओं की, चोला किंग की कैपिटल थी थंजावुर। थंजावुर द कैपिटल ऑफ द चोलास, एज इट वाज 1000 years एगो। 1000 साल पहले चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी थंजावुर। अब अगर थंजावुर टाउन कैपिटल था, तो वो अपने आप में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहलाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी होंगे वो वहीं से होंगे, कैपिटल से होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी कहा जाता था। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका, द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। पेरेनियल मीन्स होता है हमेशा, निरंतर बहने वाली। कि यहाँ पर ये जो शहर था, जो तंजावुर था, जो टाउन था, ये कहाँ पर था? कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ एक सुंदर नगर था। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और यहाँ पर देखो, ये जो नोट मैंने बनाया हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का, ये जो आपके पास ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट लिखने को आता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो जब भी आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करोगे या फिर शॉर्ट नोट लिखोगे, तो उसको हमेशा पॉइंट में लिखो आप। ठीक है, उसको हमें हमेशा पॉइंट में लिखना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर भी जैसे मैंने ये लिखे हुए पॉइंट डाले हुए, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन देखो यहाँ पर गैप दिए हुए हैं मैंने बीच में, देखो। तो इस तरह से आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, जब भी एसएसटी में कोई भी सब्जेक्ट आपका, हिस्ट्री है, सिविक्स है, जियोग्राफी है, तो आपको वो आंसर जो है पॉइंट्स में ही लिखना है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या करते हो कि यहाँ से एक लाइन से स्टार्ट करना है आंसर को, और लास्ट लाइन में फुल स्टॉप डाल के आप एक पैराग्राफ फॉर्म में उसको लिख के आ जाते हो। तो एसएसटी में कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिए, जितना आप उसमें पॉइंट बना सकते हैं उसको पॉइंट्स में डिवाइड कीजिए और पॉइंट्स में उसको लिखिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी है इसमें। ओके, तो मैं भी उनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जस्ट अ मिनट। इसमें देखिए थर्ड पॉइंट है आपका, रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन, राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राजा चोला।
अब यहाँ पर देखो जो मिडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड में जितने भी रूलर्स थे, जितने भी राजा थे, वो क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का, बहुत बड़े बड़े महल बनाते थे, बहुत मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करवाते थे ये, ठीक है, बड़े बड़े टेम्पल बनवाते थे। अब यहाँ पर भी यही बोला गया कि और क्यों बनाते थे, वो अपनी आस्था को दिखाने के लिए, उस अपनी आस्था को, अपने आदर भाव जो उनके थे, जो भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उसको दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाया करते थे, अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रेजिंग के लिए, कि तारीफें हो सके उनकी, आसपास के राजा या उनकी प्रजा ये सोचकर या उनको ये समझे कि वो उन भगवान के प्रति उनकी कितनी आस्था है। और बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है राजा राजेश्वर टेम्पल। तो राजा राजेश्वर टेम्पल जो था वो राजा राजा ने बनाया था। चोलो वंश के राजा, चोला डायनेस्टी के राजा थे, राजा राज, उन्होंने राजा राजेश्वर टेम्पल बनाया था, ठीक है। और कहाँ बनवाया था, तंजावुर में। ये देखो क्वेश्चन भी आता है यहाँ, जैसे कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी, तो आप क्या लिखेंगे, चोला डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी, तंजावुर। ये भी आपका ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, फिलअप्स भी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये राजा राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया, किंग राजा राज ने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था, तंजावुर में बनवाया था, ठीक है। तो ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, फिलअप्स भी है, और आपका एमसीक्यूज में भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने वाले जो थे, जो इसके आर्किटेक्ट थे इस मंदिर के, क्योंकि मंदिर बहुत ही विशाल भव्य मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, और इसकी बहुत जो है बहुत फेमस मंदिर था ये उस टाइम का, ठीक है। और इसको जो बनाने वाले थे, जिसके जो आर्किटेक्ट थे, वो थे आपके कुंजर मल्लन राजाराज पेरुथच्चन। ये नाम आप याद कर लीजिए, ये नाम आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या नाम था, कुंजर मल्लन राजाराज पेरुथच्चन, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है नाम। तो ये, अब इनका नाम हमें कैसे पता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जब मंदिर बना रहे थे वो, तो उन्होंने एक मंदिर की जो वॉल थी उस पर अपना नाम लिख दिया था। वहां पर जाने वाले जो भी पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स मीन्स होता है तीर्थ यात्री, वहां पर जाने वाले जितने भी पिलग्रिम्स थे, तो वो जब उनका नाम पढ़ते थे तो उनकी बहुत तारीफें किया करते थे, कितना अच्छा मंदिर बनाया है, क्योंकि उन्होंने नक्काशी वगैरह उस पर बहुत अच्छी की हुई थी, ठीक है। फोर्थ इसका पॉइंट है कि मंदिरों के अलावा यहाँ पर और क्या क्या था, ठीक है। बिसाइड द टेम्पल, टेम्पल के अलावा देयर आर प्लेसेस, सॉरी पैलेसेस विद मंडप्स और पेविलियंस, किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स इश्यूइंग ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट, देयर आर ऑल्सो बैरिक्स फॉर द आर्मी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि मंदिर के अलावा वहां पर क्या थे, बहुत सारे पैलेसेस थे, उन पैलेसेस के अंदर क्या थे, मंडप थे, पेविलियंस थे, और किंग वहां पर क्या करते थे, राजा वहां पर अपना दरबार लगाया करते थे। और इन मंडपों से ही वो क्या करते थे, इश्यूइंग ऑर्डर, ऑर्डर इश्यू क्या करते थे, किसको, देयर सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जो उनके ऑफिसर्स थे उनको, अपनी प्रजा को ये क्या करते थे, यहाँ से ऑर्डर इश्यू करवाया करते थे, मतलब आदेश दिया करते थे वहां से, इट मीन आदेश आदेश दिया करते थे, ओके। और बैरक, यहाँ पर सोल्जर्स के लिए भी बैरक वगैरह बने हुए थे, ठीक है। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखे, बैरक किसे बोलते हैं, सोल्जर की छिपने की जगह होती है जहाँ से वो अटैक करते हैं, ओके। तो इस तरह के बैरक वगैरह बने होते थे वहां पर उन टाउनशिप के अंदर, ठीक है। जहां पर क्या थे कि मंदिर भी बने हुए थे, बहुत बड़े बड़े महल बने हुए थे, उन महलों के अंदर मंडप थे, पेविलियन थे, वहां से राजा जो है अपना दरबार लगाया करते थे और अपने सबोर्डिनेट को वहां से ऑर्डर दिया करते थे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेम्पल टाउन, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपका टेम्पल टाउन। अब देखो, जब एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन मींस होता है मंदिर नगर, मंदिर के साथ बसा हुआ नगर, ओके। अब यहाँ पर जब टेम्पल बनाया गया था, कहाँ पे, आपका थंजावुर में जो टेम्पल बना था, तो वो अपने आप ही टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। तो वो अपने आप ही टेम्पल टाउन हो गया। अब टेम्पल टाउन कैसे, एक टेम्पल बनाया, तो देखो टेम्पल के साथ जैसे वहां पर एक टेम्पल बनाया, तो वहां पर भगवान की मूर्ति रख दी गई। अब ये जो तंजावुर का जो राजा राजेश्वर टेम्पल था, तो ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल था, भगवान शिव का टेम्पल था ये, ठीक है। अब वहां पर मूर्ति रख दी गई है, तो अब वहां पर पूजा करने के लिए प्रीस्ट वगैरह चाहिए होंगे ना, पुजारी वगैरह जो होते हैं, तो वो उनकी भी जरूरत थी, तो पुजारियों को भी रखा गया मंदिर में पूजा करने के लिए। अब मंदिर में पूजा करने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जैसे फूल मालाएं चाहिए होती है, फूल चाहिए होते हैं, और बाकी का जो सामग्री होती है जो पूजा की, वो चाहिए होती है, पूजा की जरूरत का जितना भी सामान होता है, तो उस सामान को रखने के लिए छोटी छोटी दुकानें वहां पर लगने स्टार्ट हो गई, छोटी छोटी दुकानें वहां पर लगने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पिलग्रिम्स वहां पर आने लगे, जब इस मंदिर का चारों तरफ नाम हुआ और फेमस हुआ ये मंदिर, तो वहां पर पिलग्रिम्स आने लगे।
तीर्थयात्री आने लगे, अब पिलग्रिम्स आने लगे, तो उनके लिए धीरे धीरे जैसे होता है ना कि टी स्टॉल वगैरह, छोटी छोटी चाय की दुकानें या छोटी छोटी दुकान वहां पर लगना स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे क्या था, वो छोटी छोटी दुकानें जो जो थी, जैसे वहां पर रेस्ट हाउसेस वगैरह बन गए, धर्मशालाएं वगैरह बन गई, ठीक है। और ये धीरे धीरे एक पिलग्रिमेज सेंटर बन गया, पिलग्रिमेज सेंटर जहां पर टेम्पल अपने आप ही पिलग्रिमेज हो गया, मतलब तीर्थ स्थल, ठीक है। तो ये एक धीरे धीरे से पिलग्रिमेज सेंटर बन गया, वहां पर रेस्ट हाउसेस जो धर्मशालाएं थी वो बनने लगी। और देखो यही है अर्बनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि टेम्पल टाउन जो है अर्बनाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो कैसे है, जैसे एक छोटा छोटा मार्केट स्टार्ट हुआ, कि छोटी सी मार्केट लगना स्टार्ट हुआ, और वो मार्केट बड़ी मार्केट में चेंज हो गई, टाउनशिप में चेंज हो गई। यही होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन क्या होता है, अर्बनाइजेशन मीन्स होता है शहरीकरण या नगरीयकरण, ठीक है, कि नगरों में परिवर्तित हो जाना, शहरों में परिवर्तित हो जाना। एक छोटी सी मार्केट बड़े शहर में चेंज हो गई, एक छोटी सी मार्केट बड़े टाउन में चेंज हो गई, ठीक है। ये होता है अर्बनाइजेशन। अब यहाँ पर और क्या था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूलर्स जो है टेंपल बनवाते थे अपनी आस्था को दिखाने के लिए, कि उन भगवान के प्रति, देखो वेरियस डेटीज, ठीक है, कि उन देवी देवताओं के, डेटीज मीन्स होता है, डेटीज मीन्स होता है देवी देवता, ठीक है, कि भगवान उन देवी देवताओं के प्रति उनकी कितनी आस्था है। तो ये शो करने के लिए वो बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। और उन मंदिरों में क्या करते, दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी एट सेलिब्रेट एलिब्रेट रिचुअल्स। अब यहाँ पर वो क्या करते थे कि मंदिर बनवाने के साथ साथ वो क्या करते थे, बहुत सारी जमीनें जो है दान में दिया करते थे मंदिर की अथॉरिटी, टेम्पल अथॉरिटीज को, ठीक है, मंदिर को। मंदिर के साथ बहुत सारी दान में दी जाती थी जमीनें और पैसा बहुत सारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि राजा को अपना क्या दिखाना होता था, अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना होता था। अपने जिसको बोलते हैं कि अपने प्रेजिंग के लिए राजा ऐसा करते थे कि आने जाने वाले लोग जो भी हैं, किसी और वहां कोई और देश का राजा या उसके कोई सबॉर्डिनेट वगैरह वहां पर आए, तो वो क्या करें, बाहर जाकर तारीफ करे राजा की। और जो आसपास के जितने भी राजा थे वो राजा की इस महल को इस मंदिर को देखकर, या वहाँ के जो पैलेसेस वगैरह थे उनको देखकर उनकी तारीफें कर सके। तो मिडिवल पीरियड में जितने भी, मिडिवल हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स थे वो ये सब काम करा करते थे, बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवाया करते थे, ठीक है। और एक और चीज थी उस टाइम के राजाओं के अंदर, कि जब भी कोई किसी पर अटैक करता था ना, तो सबसे पहले उन्हीं मॉन्यूमेंट्स को तोड़ता था, उन्हीं मंदिरों को तोड़ता था, क्योंकि उस राजा को उसको नीचे दिखाना होता था। अगर किसी ने अटैक कर दिया किसी राजा पर, किसी किंग पर, तो वो क्या करते थे, एक किंग को दूसरा किंग नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले जो उसका जो फेमस जो मॉन्यूमेंट होता था, चाहे वो टेम्पल है या पैलेस है कोई, या बाकी कोई और चीज है, तो सबसे पहले वो जाकर उसी को तोड़ता था, ताकि वो राजा जो है क्या, वो उसकी जो जितनी भी जो उससे जो पॉपुलैरिटी जो गेन करी होती थी ना, कि जैसे होता है ना कि अपनी प्रसिद्धि जिस चीज के लिए उसको पाई होती है, उसने मतलब मिली होती है उसको प्रसिद्धि, तो उसको सबसे पहले तोड़ते थे ताकि वो नीचा दिखाने के लिए ऐसे करते थे, कि राजा को गिल्टी फील हो, राजा को इंसल्ट फील हो, इसलिए ऐसा करते थे। ओके। अब यहाँ पर बोला गया है कि जब वो जमीनें देते थे, पैसा देते थे, तो मंदिर की जो अथॉरिटीज होती हैं, जो मंदिर का जो श्राइन बोर्ड वगैरह, या जो हम आज जैसे देखते हैं टेम्पल श्राइन बोर्ड होते हैं, हर जगह मंदिर के श्राइन बोर्ड्स होते हैं जो सारा काम करवाते हैं। तो उस टाइम पर भी टेम्पल अथॉरिटीज होती थी, और वो उस पैसे का यूज कहाँ करती थी, एलिब्रेट रिचुअल्स। रिचुअल्स मीन्स अब मंदिर के रिचुअल्स क्या होंगे, भजन कीर्तन सत्संग वगैरह इस तरह की वहां पर जो है अरेंज करते थे, ठीक है, भजन कीर्तन वगैरह या सत्संग वगैरह। और फीड पिलग्रिम्स, और पिलग्रिम्स को जो तीर्थ यात्री थे उनको खाना खिलाते थे। एंड प्रीस्ट, पुजारियों को खाना खिलाते थे। एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, और फेस्टिवल को सेलिब्रेट क्या करते थे, जो रिलीजियस फेस्टिवल होते थे उनको क्या करते थे, ये सेलिब्रेट करवाया करते थे, सेलिब्रेट किया करते थे, ठीक है। देखो टेम्पल टाउन का सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है, टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। टेम्पल अथॉरिटीज उस पैसे को ट्रेडिंग में लगाते थे या फाइनेंस करते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, पिलग्रिमेज सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। और जो पिलग्रिमेज सेंटर थे धीरे धीरे क्या हो गए, टाउनशिप में चेंज हो गए। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि मंदिर के साथ जब टेम्पल टाउन है वो, तो टेम्पल के साथ क्या बन गया, धीरे धीरे एक टाउनशिप बन गई, ठीक है। कैसे, कि छोटी छोटी दुकानें स्टार्ट हुई लगना वहां पर, और वही छोटी छोटी दुकानें जो पिलग्रिम्स आते थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और वहां पर दुकानें स्टार्ट हो गई, और वहां पर दुकानें लगने लगी। और धीरे धीरे वही जो शॉप्स थी वही फिर क्या हो गया, एक टाउनशिप में चेंज हो गई, वहां पर और भी लोग आने लगे। जैसे अब देखो मंदिर के आसपास अब ट्रेडिंग का भी हो गया ना, कि ट्रेडिंग के लिए भी लोग जो है आने लगे वहां पर, तो ट्रेडर्स भी वहां पर आ गए। और जब ट्रेडर्स वहां पर आए तो अपने आप ही वहां पर एक टाउनशिप बन गया। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। नेटवर्क मतलब एक जाल सा बन गया था छोटे छोटे नगरों का, ठीक है, तो उसी को नेटवर्क बोला गया है।
8th सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत छोटे छोटे जो जैसे स्मॉल टाउन्स के छोटे छोटे शहर बनने लगे थे। और किससे बने थे? ये एमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस, कि बड़े बड़े गांवों से क्या बनने लगे थे? छोटे छोटे शहर बनने लगे थे। छोटे गांव से बड़ा गांव और बड़े गांव से शहर बनने लगे थे। और फिर इन्हीं छोटे शहरों से क्या हुए थे? बड़े बड़े शहर बने थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी 8th सेंचुरी में। और देखो यहाँ पर इन बाजारों में, ये जो मार्केट थी, यहाँ पर एक मंडापिका होती थी जिसको मंडी कहा जाता था। और यहाँ पर आसपास के जितने विलेजर्स थे, जो भी आसपास के गांव के लोग थे, वहां पर अपनी चीजें बेचने आया करते थे। जो सीजनेबल फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह या पल्सेस वगैरह जो भी होती थी, जो भी अनाज वगैरह होता था, उसको बेचने के लिए आते थे। जिसके पास जो सामान था वो उसको बेचने आते थे वहां पे। ओके। और इन्हीं मार्केटों को उस समय क्या बोला जाता? हट्टा, हाट बाजार। ठीक है, हट्टा या हाट, हाट बाजार बोला जाता है। जैसे देखो आजकल हमारे घरों के आसपास लोकल मार्केट्स लगती है ना, हम जिसको बोलते हैं संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे, वेंसडे, इस तरह की मार्केट लगती है ना। तो उस टाइम पर यही मार्केट, इन्हीं मार्केट को बोला जाता था हाट बाजार, हाट मार्केट। ओके। और ये कैसे लगते थे? सिस्टमेटिक ढंग, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। एक जैसे अभी भी आप किसी संडे मार्केट में या मंडे मार्केट में आप जाते हैं तो लाइन से दुकानें लगी होती है ना, तो इसी तरह से हाट बाजार में एक लाइन से बैठते थे ये सारे ट्रेडर्स जो भी थे। ठीक है, लोकल ट्रेडर्स। ओके। तो ये चीजें उस समय वहां पर थी उन टाउनशिप में। और देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसंस। अब देखो आर्टिसंस क्या है? जो अपनी कला में, जो लोग अपनी अपनी, जैसे होता है ना कि कोई जो मिस्त्री वगैरह हो गया या कोई तेल निकालने वाला हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सच एज पॉटर्स। जो पॉटर्स मीन जो क्ले पॉट्स वगैरह बनाते थे, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे। ऑयल पीसर्स, जो तेल निकालने वाले। शुगर मेकर्स, जो चीनी बनाने वाले, जो ठीक है शुगर को बनाने वाले। जेगरी मेकर्स, जो गुड़ को बनाने वाले। टोडी मेकर्स, टोडी मेकर्स क्या होता है? टोडी एक वाइन है। ये कोकोनट और पाम, डेट पाम से, जो खजूर का पेड़ होता है, ठीक है, खजूर से और नारियल से बनती है ये। ओके। इसमें आपके गोल्ड स्मिथ हो गए, सिल्वर स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, स्टोन मैसन, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पत्थरों का काम करने वाले जो मिस्त्री होते थे। ठीक है, तो ये सब आर्टिसंस उस टाइम के मार्केटों पर यहाँ पर पाए जाते थे। यहाँ पर क्या होता था? देखो लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट जो आपका इस टॉपिक का है, जमींदार जो थे वो क्या करते थे? इन नगरों के बाहर से, इन नगरों के बाहर ये बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े किले बनवा देते थे, बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण करवा देते थे। और क्यों करवाते थे ऐसा? दे levied taxes on traders, artisans and articles of trade and sometimes donate the right to collect these taxes to local temples। और वो क्या करते थे? वो यहाँ पर ये दीवारों का निर्माण इसलिए करवाया करते थे ताकि वो टैक्स वसूल सकें। किससे? जो आर्टिसंस थे, जो कारीगर थे, जो शिल्पकार थे। ठीक है, जो आर्टिसंस होते हैं वो, या फिर जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे, उनसे क्या कर सके? टैक्स वसूल सके, टैक्स ले सके। या कुछ सामान बेचने आते थे तो उस सामान से टैक्स ले सकते थे। और कभी कभी वो अपना ये राइट जो है मंदिर अथॉरिटीज को दे देते थे, टेम्पल अथॉरिटीज को दे देते थे कि आप वहां का टैक्स ले सकते हैं। अब उस टाइम पर ऐसा था कि हर चीज में टैक्स लगता था। आप पढ़ोगे इन्हीं अपनी हिस्ट्री की बुक्स में कि यहाँ तक टैक्स लगता था कि अगर किसी ने नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ना है, तो उस जो लेडर वो यूज करता था, जो रोप यूज करते थे, उस पर भी टैक्स लगता था। उसका भी टैक्स देना पड़ता था कि भाई आप नारियल के पेड़ पर चढ़े हो तो ये जो लेडर आपने यूज करी है, चाहे वो रस्सी से बनी है, चाहे वो लकड़ी से बनी लेडर है, अगर वो आपने यूज करी तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हर चीज में उस समय टैक्स लगता था। ठीक है, तो ये चीजें थी। और ये ज्यादातर चीजें बाद में हुई थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे। आप 8th क्लास की हिस्ट्री में ये सब चीजें पढ़ोगे तो ये चीजें ज्यादातर बाद में हुई थी कि आपको हर चीज में, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कहा था कि सारा सब कुछ जितना भी इंडिया में जो भी चीजें हैं, चाहे वो आपका फॉरेस्ट है, चाहे आपका जमीनें हैं, ये सब हमारी हैं। तो उन पर हर चीज पर टैक्स लगना स्टार्ट हुआ था। तो ये चीजें बाद में आप पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े व्यापारी। ठीक है, जो ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडर्स बाहर से आते थे या जो यहाँ से बाहर जाते थे। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स थे। There were many kinds of traders. These included the Banjara, several traders, especially horse traders. यहाँ पर बंजारा का भी बोला गया। देखो कि कुछ ट्रेडर्स जो बंजारा थे। बंजारा क्या होता है? बंजारा आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है 6th क्लास में। ये नोमैड्स को बोलते हैं, जो इधर उधर, जो घुमंतू जिसको बोला जाता है, जो घूम घूम कर खेती करते हैं, या अपना जो जिनका यही बिजनेस होता है कि एक जगह से अपने जो जिनके जो पालतू जानवर होते हैं उनको उठाकर कहीं भी चले जाते हैं और कुछ टाइम वहां पर रहते हैं। वहां का जितना भी रिसोर्स होता है उसको यूज करते हैं और उसके बाद कहीं और जाकर फिर शिफ्ट हो जाते हैं। वो होते हैं बंजारा, नोमैड्स बोलते हैं इनको। यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे वो जो मेन थे वो कौन थे? हॉर्स ट्रेडर्स, घोड़ों का व्यापार करने वाले, घोड़े के व्यापारी। ठीक है, और ये क्या करते थे? देखो ये ट्रेवल इन कारवांस, ये कारवां बनाकर कारवांस में चलते थे, ग्रुप्स में चलते थे।
ठीक है, बहुत सारे लोगों के ग्रुप में चलते थे, समूह में चलते थे, और ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए गिल्ड बनाया करते थे। गिल्ड मतलब संघ होता है। ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए गिल्ड बनाया करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, जंगली रास्तों से होकर गुजरते थे और वहां पर चोर डाकुओं का इनको डर लगता था। ठीक है, तो इसलिए ये गिल्ड बनाते थे जिनसे इनको प्रोटेक्शन मिलती थी। ये सारे के सारे एक साथ चलते थे। ओके, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कि गिल्ड किसने बनाया था या गिल्ड कौन बनाते थे। ठीक है, तो कौन बनाते थे, हॉर्स ट्रेडर्स जो थे वो बनाते थे। दूसरा कि फेमस गिल्ड, उस टाइम पे बहुत सारे गिल्ड थे, उस टाइम पर बहुत सारे संघ बने हुए थे ऐसे, लेकिन जो दो फेमस थे साउथ इंडिया के, दो फेमस गिल्ड थे, वो थे मणिग्रामम और नाना देसी। तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिलहाल में भी आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, एमसीक्यूज में भी आएगा आपके पास से। ओके, द मोस्ट फेमस बीइंग द, देखो, मणिग्रामम एंड नाना देसी, ये दो गिल्ड थे। और कब थे, देखो कौन सी सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में। ठीक है, कौन सी सेंचुरी में, 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में दो फेमस गिल्ड थे जो कि साउथ इंडिया के थे, मणिग्रामम एंड नाना देसी। ओके, और इनका जो ट्रेडिंग था, इनका जो व्यापार था, वो कहाँ तक था, देखो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर चाइना तक। पेनिनसुला यहाँ तो करते ही थे, इंडिया में तो अंदर, इंडिया के अंदर तो करते ही थे, लेकिन बाहर भी कहाँ तक था, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक के व्यापार करते थे, ट्रेडिंग करते थे। ओके, तो इन जो ये मैंने रेड पेन से जो नोट किया ना स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज और फिलअप्स में और शॉर्ट में आते हैं ये आपके पास। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस में। ये देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज और थी, जैसे चेटियार्स हो गई, मारवाड़ी ओसवास हो गई, गुजराती ट्रेडर्स हो गए। गुजराती ट्रेडर्स में आपके हिंदू बनिया आते थे, और मुस्लिम बोहरास। ठीक है, मुस्लिम बोहरा जो मर्चेंट थे, जो ट्रेडर्स थे, वो भी यहाँ पर जो है ट्रेडिंग करते थे। ट्रेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ, तो कहाँ तक करते थे, देखो पोर्ट ऑफ द रेड सी, रेड सी पोर्ट। ठीक है, पोर्ट मीन्स होता है बंदरगाह, समुद्र के किनारे बसा हुआ नगर, बसा हुआ शहर, इसको बोलते हैं हम पोर्ट्स। ओके, और ये किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। ठीक है, एंड पर्शिया गल्फ, पारस की खाड़ी जिसको बोला जाता है, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, यहाँ तक ये ट्रेडिंग करते थे। जो बाकी की कम्युनिटीज थी, कौन कम्युनिटीज, चेटियार्स हो गया आपका, मारवाड़ी ओसवाल हो गया, और गुजराती ट्रेडर्स में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोरास। ओके, ये लोग थे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये आपके स्टूडेंट जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके सारे शॉर्ट नोट है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका पूरा। ये लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग में भी आता है आपके पास और शॉर्ट नोट में भी आता है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है, और शॉर्ट नोट में भी आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पूरा, तो इसी तरह से पॉइंट में लिखना है आपने, ये पूरा का पूरा सारे पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखो क्राफ्ट पर्सन में यहाँ पर उसी का ये पॉइंट है, जो अभी हम ट्रेडर बिग स्मॉल का पॉइंट है ये। ठीक है, उसी टॉपिक का पॉइंट है, द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो बीदर के जो क्राफ्ट पर्सन थे, बीदर के जो शिल्पकार थे, उनका क्या काम था, वो फेमस थे अपने इनले वर्क के लिए। वो अपने इनले वर्क के लिए फेमस है। अब इनले वर्क क्या होता है, जड़ाई का काम, जो तांबे का या इस पे जो इस पे चांदी की, ठीक है, कॉपर, कॉपर और सिल्वर पर ये क्या करते थे, जड़ाई का काम करते थे, इसी को इनले वर्क बोला जाता है। और ये इतना फेमस था कि इन्हीं के नाम पर इस शिल्प का नाम जो है बिदरी पड़ गया। ठीक है, इस क्राफ्ट का नाम ही बिदरी पड़ गया उनके नाम पर। दूसरी यहाँ पर कम्युनिटीज थी, जैसे पांचाल हो गई, विश्वकर्मा हो गई। ये कम्युनिटीज ऐसी थी, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गई, ब्रॉन्ज स्मिथ हो गई, ब्लैक स्मिथ हो गया, और जो मैसन वगैरह, जो मिस्त्री वगैरह होते थे, ये बहुत जरूरी थे उस टाइम पर, किस चीज के लिए, टू द बिल्डिंग्स ऑफ टेम्पल, मंदिरों को बनाने के लिए। ठीक है, टेम्पल्स वेयर द वर द हब ऑफ कल्चर एक्टिविटीज। और टेम्पल जो थे उस टाइम पे, जो मंदिर थे, वो क्या बन गए थे, वो सेंटर बन चुके थे कल्चर एक्टिविटी के। ठीक है, अब कल्चर एक्टिविटी जैसे भजन कीर्तन वगैरह हो गया, रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना हो गया, तो उस टाइम पर कल्चर एक्टिविटीज क्या रहेंगी, यही सब चीजें थी। और यहाँ पर अभी आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जब टेम्पल थे, तो वहां पर क्या थी, देवदासियां वगैरह वहां पर जो पूजा पाठ में, जैसे अभी भी होता है ना कि कहीं पर पूजा पाठ हो रहा होता है, या कहीं पर जो वर्शिपिंग वगैरह, जैसे भजन कीर्तन चल रहे थे, तो लोग उसमें जो है डांस वगैरह करने लग जाते, तो ऐसी वहां पर देवदासीज होती थी, जो कि मंदिर में पूजा अर्चना के टाइम पर, जब भी वर्शिपिंग चल रही होती थी, पूजा चल रही होती थी, तो उस टाइम पर डांस वगैरह किया करती थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेवर्स, जो बुनकर थे, सालियार एंड केकोलार्स। अब देखो ये एक ही है, सालियार केकोलार्स, ये धीरे धीरे डेवलप हो गए थे। ये क्या बन गए थे, देखो प्रोस्पेरस कम्युनिटी बन चुकी थी, समृद्धशाली एक कम्युनिटी बन चुकी थी। और ये बाद में क्या करते थे, मेकिंग डोनेट्स टू टेम्पल, मंदिरों को, जो टेम्पल से उनको दान दक्षिणा दिया करते थे। कुछ कम्युनिटीज, कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो प्रोस्पेरस मतलब हो चुकी थी, समृद्धशाली हो चुकी थी, ठीक है, और वो बाद में फिर दान दक्षिणा दिया करते थे इन टेम्पल्स को। आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स,
लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है? देखो चोला डायनेस्टी के जो किंग्स थे ना, जो चोला जो रूलर्स थे, वो क्या करते थे? ब्रॉन्ज स्टेच्यूज बनाया करते थे। अब ब्रॉन्ज स्टेच्यूज बनाया करते थे, वो किस मेथड से बनती थी? वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना करती थी। इसकी कुछ स्टेजेस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जिस स्टेज में जिस स्टेजेस से बनती थी, जिस स्टेप टू स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। Lost wax techniques was used to make Chola bronze statues. These techniques involved several stages. ठीक है, stages. अब यहाँ पर जो अब ब्रोंज क्या होता है? देखो ब्रोंज एक एलॉय है, ये एक मिश्रण है, एक मिक्सचर होता है। और ये किस चीज से मिलकर बनता है? ये बनता है आपका तांबे से, ठीक है, और टिन से। कॉपर और टिन का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो स्टेजेस, ये किन कैस किस किस चीजों को मिलाने से या किस कैसे कैसे बनता है, तो यहाँ पर पूरा लिखा है मैंने ये। फर्स्ट स्टेप है इसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, दिस वाज कवर्ड विद क्ले एंड लेफ्ट इन सन टू ड्राई। यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले कि एक मोम का, वैक्स का एक पुतला, एक स्टैचू बनाया जाता है। वो स्टैचू भगवान का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, किसी राजा का हो सकता है, या फिर किसी भगवान का हो सकता है, ओके। उसके बाद उस स्टैचू पे मिट्टी की एक परत लगा दी जाती है, क्ले कवर लगा दिया जाता है मिट्टी का, और उसको सन में, उसको जो है बाहर धूप में छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। फर्स्ट स्टेप इसका ये है, ठीक है। मूर्ति बनाई और उसको मिट्टी से बाहर का कवर उस पर चिपका के उसको धूप में छोड़ दिया जाता था सुखाने के लिए। Second step है, next it was heated and a small hole was made in the clay cover. The molten wax was drained out through this hole. उसके बाद इसको धूप में सुखाने के बाद इसको गर्म किया जाता था, किसी भट्टी वगैरह में रखकर इसको हीट किया जाता था, इसको गर्म किया जाता था। और गर्म करने के बाद जब वो वैक्स, जो मोम का जो पुतला अंदर बनाया होता था, उसको क्या करते थे? वो पिघल जाता था। और जब वो पिघल जाता था तो फिर तो इसको बाहर निकाल दिया जाता था। जब ये वैक्स पिघल जाता था तो इस पर, इस क्ले पर, इस मिट्टी की मूर्ति पर एक छेद कर दिया जाता था, एक होल कर दिया जाता था इसके सर पे या इस नीचे। इसका छेद करके इसको इस ड्रेन आउट कर दिया जाता था, इस वैक्स को बाहर निकाल दिया जाता था। अब बाहर निकालने के बाद मिट्टी की मूर्ति के अंदर ये क्या करते थे? मेटल वैक्स डाल देते थे, ये मिक्सचर डाल देते थे, ठीक है। Then molten wax was poured into the clay mold through the hole once the metal cooled and solidified. उसके बाद यहाँ पर मेटल डाल दिया जाता था। कौन सा मेटल? ये जो मैं बोल रही हूँ ब्रोंज। किसका मिक्सचर होता था ये? कॉपर का और टिन का मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया जाता था। और फिर इसको ठंडा होने के लिए और सॉलिडिफाइड मतलब सॉलिड होने के लिए छोड़ दिया जाता था। और जब ये थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाता था, सॉलिड हो जाता था, उसके बाद बाहर की मिट्टी को तोड़ दिया जाता था। और वो एक मेटल का स्टैचू बन जाता था। और उसको फिर क्लीन किया जाता था, उसको फिर पॉलिश किया जाता था। तो इस टाइप के स्टैचू उस टाइम पर चोला किंग ने बहुत बनाए हैं, चोला राजाओं ने, ठीक है, इस तरह के स्टैचूज बनवाए हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अब यहाँ पर, ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा आपके पास, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अंदर के कई कोई भी जो भी कुछ भी यहाँ से कोई भी स्टेप जो है, जैसे एमसीक्यूज में, फिलअप्स में, ये सब पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका काबुल। काबुल उस समय फेमस था किस चीज के लिए? हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, अपना घोड़े का व्यापार यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर कैमल से जो है ट्रांसपोर्ट, कैमल फेमस थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पर जो है घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है, 30,000 तक। और काबुल कंधार जो है अपने सिल्क रूट के लिए भी फेमस थे, ठीक है, जो कि आज कहाँ है? अफगानिस्तान में है, ठीक है। और ये अपने जो है घोड़े के व्यापार के लिए फेमस थे। ट्रांसपोर्टेशन, कैमल का ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर कैमल जो थे, जो ऊँटों का व्यापार, ऊँट जो है यहाँ पर सामान को ले जाने के लिए जो है यूज किया करते थे, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहीं से आता था पूरा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है काबुल। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर अ क्लोजर लुक हम्पी। अब देखो हम्पी के बारे में यहाँ पर अब एक नोट मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। अ क्लोजर लुक हम्पी, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। अब हम्पी फेमस था अपना आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर के लिए, ठीक है। इसकी जो वास्तुकला थी उसके लिए बहुत फेमस था हम्पी। अब हम्पी कहाँ पर था? हम्पी था आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में था ये, ठीक है। बेसिन, देखो घाटियों के लिए बोला जाता है। कृष्णा तुंगभद्रा नदी के घाटी में था ये, ठीक है, नदी घाटी में स्थित था। और हम्पी जो है विजयनगर की क्या थी? एम्पायर। हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की ये जो है कैपिटल थी। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी, और हम्पी का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत डिफरेंट था, ठीक है। अब क्या डिफरेंट था? यहाँ पर देखो, जैसे मकान बनाने के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है कहीं पर भी, तो मकान बनाने के लिए जैसे आपका
ये सीमेंट और जो कंक्रीट वगैरह लगता है ना, तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं था। यहाँ पर क्या करता, इंटरलॉकिंग सिस्टम था। यहाँ पर इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है कि एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को फंसाना। वो वहां पर सीमेंट वगैरह का या कंक्रीट वगैरह का यूज नहीं करते थे, एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को फंसाकर बिल्डिंग बनाते थे। तो इसीलिए ये फेमस था और डिफरेंट था इनका जो आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट जो भी यहाँ के थे, इनका जो आर्किटेक्चर था बहुत ही डिफरेंट था। अब यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े जो रॉयल कॉम्प्लेक्स जैसे होते थे, जो राजाओं के जो महल वगैरह या जो शाही भवन होते थे, वो कैसे उनके बड़े बड़े मेहराब होते थे उनमें, और गुंबद होते थे उनमें, और निसेज होता है, निसेज मीन्स होता है, निसेज मतलब किसी चीज को रखने के लिए, जैसे मूर्ति वगैरह को रखने के लिए इस तरह के आले बनाए जाते थे। और यहाँ पर जो है जो गार्डन वगैरह थे वो वेल प्लान बनाए जाते थे, ठीक है, बने थे। मोटिव्स उनमें जो डिजाइन, मोटिव्स मीन्स डिजाइन के लिए बोला जाता है, जो मोटिव सच एज द लोटस एंड कार्वेल, लोटस और कार्वेल के वहां पर मोटिव्स बने हुए थे, डिजाइन बने हुए थे। हम्पी बस्टर्ड विद कमर्शियल, और हम्पी जो है कुछ ही टाइम में जो है बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर एक बन चुका था। यहाँ पर हर अलग अलग तरह की जो 15th एंड 16th सेंचुरी में ये एक एक्टिविटी सेंटर, कमर्शियल एक्टिविटी सेंटर बन चुका था। ओके, अब यहाँ पर जो आपका लास्ट टॉपिक है हम्पी का, लास्ट पॉइंट है, हम्पी फेल इनटू रून फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगरा इन 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान्स। अब हम्पी जो डिक्लाइन की तरफ गया, हम्पी का जो विनाश हुआ, वो क्यों हुआ? हम्पी खत्म हुआ 1565 में, यहाँ पर डेक्कनी सुल्तान जो दक्षिण भारत के सुल्तान थे, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया। और मैंने जैसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि उस समय के राजा क्या करते थे, जो भी एक दूसरे पर अटैक करते थे, तो सबसे पहले वहां के जो मॉन्यूमेंट्स होते थे, जो जिस चीज के लिए वो जगह फेमस होती थी, उसी को सबसे पहले वो नुकसान पहुंचाते थे। तो जब यहाँ पर दक्षिण भारत के सुल्तान, डेक्कनी सुल्तान जितने भी थे, जैसे यहाँ पर गोलकुंडा रूलर्स हो गए, आपके बीजापुर के सुल्तान हो गए, अहमदनगर के सुल्तान हो गए, बेरार और बीदर के सुल्तानों ने यहाँ पर जब आक्रमण किया, अटैक किया इस सुंदर खूबसूरत नगर पर, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के जो आर्किटेक्चर, जो वहाँ की जो जितनी भी वास्तुकला थी, उसको तोड़ना स्टार्ट किया। बड़े बड़े जो महल थे उन सबको तोड़ के रख दिया उन्होंने, सब तोड़ दिया जितना भी जो फेमस थी जो चीजें, और धीरे धीरे हम्पी क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। ठीक है, अब यहाँ पर सूरत का यहाँ पर बोला गया है कि पश्चिम का प्रवेश द्वार। ठीक है, अब सूरत की यहाँ पर मैंने देखो ये सारा पूरा नोट्स बनाया हुआ है, यहाँ पर भी पूरा नोट है। सूरत इन गुजरात was the emporium of western trade during the Mughal period along with Cambay, present day Kambar। कैम्बे में मुगल पीरियड टाइम में, मुगल पीरियड जब था उसमें, उस टाइम पर कैम्बे में सूरत एम्पोरियम बन चुका था। एम्पोरियम क्या होता है? एम्पोरियम होता है जहां पर सामान लाया जाता है और वहां से फिर इसको खरीदा और बेचा जाता है। एम्पोरियम अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जैसे वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहां पर सामान पहुंचाया जाता है और वहां से फिर बाकी के देशों में इधर उधर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एम्पोरियम आप एक तरह से लगा लीजिए होलसेल मार्केट जैसे। ठीक है, तो सूरत उस समय ये बन चुका था, एम्पोरियम बन चुका था। दूसरा, यहाँ पर जो लोग, कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर, यहाँ पर जो है अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहा करते थे। और जो 17th सेंचुरी में बाहर से आने जाने वाले जो लोग थे, यहाँ पर उनके लिए क्या बन चुका था, रेस्ट हाउसेज वगैरह यहाँ पर उनके लिए बनाए गए थे। In the 17th century, the Portuguese, Dutch, and English had their factories and warehouses at सूरत। और यहाँ पर 17th सेंचुरी में जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाल के लोग यहाँ पर थे, जो ट्रेडिंग के लिए आए थे, जो डच हॉलैंड के जो यहाँ पर लोग आते, जो ट्रेडर्स थे, जो हॉलैंड के जो ट्रेडर्स थे उनको डच बोला जाता है, वो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते थे। और इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आए हुए थे। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फैक्ट्रीज अपनी स्टार्ट कर दी, एस्टेब्लिश कर दी, फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी, और वेयर हाउसेज मीन्स गोदाम, बड़े बड़े गोदाम यहाँ पर बना दिए। अब इन्होंने क्यों बनाए, देखो सूरत जो था ना उस टाइम पर, भारत जो है, इंडिया जो है, अपने फाइन क्वालिटी के लिए फेमस था, और यूरोपियन मार्केट में भारतीय जो इंडियन कॉटन था उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। दूसरा, स्पाइसेस, जो यहाँ पर मसाले थे, जैसे आपका ब्लैक पेपर हो गया, नटमग्स वगैरह, सिनेमन वगैरह, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा जो है क्या था, ट्रेड था उस टाइम, डिमांड थी यूरोप के मार्केटों में, यूरोप के मार्केट में यहाँ के स्पाइसेस, मसालों का और इंडियन कॉटन का बहुत ज्यादा डिमांड था। और जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो यहाँ से सामान ले जाकर अपने इंग्लैंड में बेचा करती थी। ठीक है, ये आप पूरा का पूरा जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आप पूरा अपनी 8th क्लास में पढ़ोगे ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए जो है इन्होंने अपने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, वेयर हाउसेस बना दिए, और यहाँ पर फैक्ट्रियां स्टैब्लिश करी। अब यहाँ पर एक क्रॉनिकलर है आपके, ओविंगटन। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर मीन्स होता है आपके इतिहासकार। ओके, ओके, इतिहासकार, क्रॉनिकलर मीन्स इतिहासकार। इतिहासकार यानी कि जो क्रॉनिकलर थे ओविंगटन,
who wrote an account of the port in 1689. On average, 100 ships of different countries could be found orchard at the ऑनकर्ड एट द पोर्ट ऑफ एनी गिवन टाइम। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि जो क्रॉनिकलर थे, जो इतिहासकार थे ओविंगटन, इन्होंने बोला कि 1689 में सूरत इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट बन चुका था कि यहाँ पर 100 से ज्यादा देशों के जो है शिप खड़े रहते थे एक लाइन में। ओके, अब देखो यहाँ पर क्यों फेमस था, मैंने जैसे अभी बोला कि इंडियन कॉटन जो था वो बहुत फेमस था उस टाइम पर यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर दियर गोल्ड लेस बॉर्डर। ये अपनी जो टेक्सटाइल था यहाँ का क्या था, गोल्ड लेस बॉर्डर यानी जरी के काम के लिए फेमस था। ठीक है, और इसकी जो मार्केटिंग थी, जो ट्रेडिंग थी, वो कहाँ कहाँ तक थी, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ओके, ये यहाँ तक जो है व्यापार करते थे, ट्रेडिंग करते थे। द स्टेट बिल्ड, अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो बाहर के जो ट्रेडर्स आते थे उनके रेस्ट हाउसेस वगैरह बने हुए थे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द काठियावाड़ी सेठ्स और महाजन मनी चेंजर हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत। यहाँ पर देखो फाइनेंस कंपनियां भी थी, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां थी जो किसकी थी, काठियावाड़ी सेठ और महाजनों ने यहाँ पर जो है काठियावाड़ी सेठ और महाजन ने यहाँ पर क्या किया हुआ था, जो महाजन थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर फाइनेंस कंपनियां भी खोली हुई थी सूरत में। ठीक है, और इनको बोला जाता था हुंडी। हुंडी क्या होता है, हुंडी देखो यहाँ पर बोला गया है कि सूरत इट इज नोट वर्दी दैट द सूरत हुंडी वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंशॉप इन बेल्जियम। ये यहाँ तक हुंडी चलती थी। अभी हुंडी सिस्टम क्या है, हुंडी होता है जैसे कहीं पर आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया तो आप उसको, आपको एक स्लिप दी जाती है या मोहर एक आपको दी जाती है और आप उस पैसे को अपने कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बाहर के किसी देश में या इंडिया में कहीं पर भी उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आज हम अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम उसको एटीएम के थ्रू कहीं पे भी निकाल सकते हैं ना, तो सेम ऐसे, या फिर हम किसी शॉपिंग में उसको यूज कर लेते हैं, तो सेम ऐसे ही उस टाइम पर भी हुंडी सिस्टम था। हुंडी में पैसे जमा कर लेते थे, उसकी एक मोहर या एक स्लिप आपको दी जाती थी और आप उसको कहीं पे भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हो या इंडिया में कहीं पर भी उसको यूज कर सकते थे। ओके, ये है आपका हुंडी का जो एक्सप्लेनेशन है ना, हुंडी का आपको पूरा बुक में भी दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो। हुंडी इज अ नॉट नोट एक Hundi is a note recording a deposit made by a person. The amount deposit can be claimed in another places or present प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। ओके, जैसे मैंने भी आपको समझाया कि कहीं पर भी उस पैसे को आप यूज कर सकते थे। अब देखो सूरत का विनाश कैसे हुआ, सूरत बिगेन टू डिक्लाइन। डिक्लाइन कैसे हुआ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी में आते आते सूरत का विनाश हो गया था। अभी कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग जो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, जो डचेस थे, जो हॉलैंड के लोग थे, जो पोर्टुगीज थे, इन्होंने वेयर हाउसेज और फैक्ट्री यहाँ पर लगवाई। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, यहाँ से फैक्ट्री और वेयर हाउसेज वगैरह हटा दिए थे और ये कहाँ ले गए थे उनको, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में। ठीक है, तो वहां इन्होंने शिफ्ट कर दिए थे अपने वेयर हाउसेज और यहाँ से फिर धीरे धीरे जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था इस पोर्ट से वो खत्म हो गया था, तो धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, मसूलीपट्टनम। इसको मसूलीपट्टनम भी बोला जाता है, मछलीपट्टनम भी बोला जाता है और मछलीपट्टनम भी बोला जाता है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी के डेल्टा पर था ये, और इसको ये क्या था, फिश पोर्ट टाउन था। फिश पोर्ट, फिशिंग यहाँ पर होती थी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मछलियों का व्यापार। ठीक है, और यहाँ पर देखो 17th सेंचुरी में इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। बोला गया ना कि 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में ये एक क्या था, अलग अलग बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज होती थी। डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मछलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट ऑफ द आंध्रा कोस्ट। आंध्रा कोस्ट का ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था, एक बंदरगाह था। और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो डचेस थे और जो पोर्टुगीज थे वो चाहते थे कि यहाँ पर उनका कंट्रोल हो जाए, इस रूट पर, इस सी रूट पर उनका कंट्रोल हो जाए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो कुतुबशाही रूलर थे उन्होंने मोनोपोली लगा दी। उन्होंने एक मोनोपोली ये लगाई यहाँ पर कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जितना भी ये जो ट्रेडिंग होता है इनका सारा बेनिफिट जो है इन ब्रिटिशर्स के पास ना चला जाए, तो उन्होंने मोनोपोली यहाँ पर स्टार्ट कर दी। और इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ से चिढ़ गए, इन मोनोपोलीज को उन्होंने फॉलो नहीं करा। वो चिढ़ के कहाँ चले गए, सारे बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में अपने जितने भी यहाँ पर वेयर हाउसेस थे और जितने भी यहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी उन्होंने, वो सब यहाँ से उठाकर उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। और धीरे
धीरे फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी ये जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, द इंग्लिश एमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सबकॉन्टिनेंट एंड मसूलीपट्टनम लॉस्ट प्रेस्टीज एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। और यहाँ पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस टाइम पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था आंध्रा कोस्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मोनोपोलीज लगाई गई उसकी वजह से अंग्रेज यहाँ से चिढ़ गए और वो यहाँ से अपनी फैक्ट्री वगैरह को ले गए और यहाँ से उन्होंने अपनी जितना भी उनका यहाँ पर जो भी एस्टेब्लिशमेंट था वो सब यहाँ से शिफ्ट कर दिया। और धीरे धीरे मसूलीपट्टनम जो था वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को, जो उनका जितनी भी जो भी यहाँ पर चीजें थी उनको क्या कर दिया उन्होंने, लॉस्ट कर दिया, मतलब उनको खो दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे ये भी डिक्लाइन की ओर चला गया, मसूलीपट्टनम का भी अंत हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। अब देखो जब सूरत डिक्लाइन पे चला गया, आपका हम्पी डिक्लाइन हो चुका था, समाप्त हो चुका था, मसूलीपट्टनम समाप्त हो चुका था, तो धीरे धीरे क्या हुए, न्यू टाउन्स, नए नगर बने, नए शहर बने, एंड ट्रेडर्स, और वहां पर नए नए व्यापारी आए, ठीक है। बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास बिकेम इंपॉर्टेंट सिटीज इन द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास जो थे, जो चेन्नई है अभी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पोर्ट बन चुके थे, इंपॉर्टेंट सिटी बन चुके थे, क्योंकि वो किसने बसाए थे, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। ओके ओके, ब्रिटिशर्स ने ये अब शहर बसाए थे। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, द यूरोपियन एस्टेब्लिश, यूरोपियंस ने ये एस्टेब्लिश किया था इस शहर को, इस टाउन को, ब्लैक टाउन इसको बोला गया था, ब्लैक टाउन, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या बोलते थे, ब्लैक पीपल बोलते थे, काले लोग, ठीक है। तो उनके लिए जो नगर बसाया गया, जो शहर बसाया गया, वो क्या था, ब्लैक टाउन। और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन थे, इंडियन, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे, इंडियंस, ठीक है। न्यू सिटीज एंड मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस वर मेड टू मूव देयर, और जितने भी आर्टिसंस थे, जितने भी मर्चेंट थे, वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए, शिफ्ट हो गए यहाँ पर। और द व्हाइट रूलर्स मतलब ब्रिटिशर्स थे जो, ठीक है, व्हाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपर रेजिडेंस ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मेड्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा। वो बड़े बड़े रेजिडेंस में रहते थे, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे, बंगलों में रहते थे, जैसे कि यहाँ पर बोला गया मेड्रास में वो फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहते थे, और कैलकाटा में फोर्ट सेंट विलियम में रहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, सबसे पहले 20 फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। द राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन, कब बनाया गया था, 11th सेंचुरी में, अर्ली 11th सेंचुरी, पहले ही स्टार्टिंग में ही। ओके तो ये सारे फिलअप्स हैं यहाँ से, ये देखिए, ये फिलअप्स हैं, ये पूरे फिलअप्स हैं आपके, ये देखिए। ओके ये आपके फिलअप्स हैं सारे, तो इनको अब आपने क्या करना है, इनको नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। ये देखिए, नियर अजमेर इज अ लेक कॉल्ड पुष्कर विच हैज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये आपकी बुक में है आप पूरा, ये पुष्कर लेक जो है, ठीक है। और यहाँ पे वास्को डिगामा वाज अ पोर्टुगीज सेलर है ये। ओके पोर्टुगीज सेलर, ये देखिए पूरा, ये यहाँ पर 13, ये आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये आपका 20, ठीक है। ये फिलअप्स हैं, 20 फिलअप्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये देखिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 मैंने इधर लिखा हुआ है, ये यहाँ है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन सारे यहाँ पे, अभी 13, 14, 15, 16, ओके 17, 18, 19, 20, 21, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो 21, ये देखिए 22, 22, 22, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, इस तरह से लिखना भी 23, ये देखो 23, ये देखो पॉइंट्स में ये पूरा, एंड 24। अच्छा 24 के बाद यहाँ पर 25 लिखना था, मैंने ऐसे 26 लिख दिया है गलती से, तो ये 25 है। ओके 25th क्वेश्चन है ये। ओके मैंने गलती से भी 26 डाल दिया, ये देखिए, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ये जितने भी हैं। ओके तो इनको अच्छे से आप लर्न कीजिएगा और
अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। और इसी तरह से ये आप पॉइंट्स में लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।